हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। तो आज क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर है 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो जिसका वीडियो नंबर आज फर्स्ट है और चैप्टर नंबर है 3। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने से पहले हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक को जान लेते हैं, कुछ अन्य चीज़ों को भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने से पहले हम बात करेंगे सॉलिड एंगल की। घन कोण किसे कहते हैं फ्रेंड्स। हमारा क्या होता है सॉलिड एंगल, हम किसे कहते हैं सॉलिड एंगल। घन कोण किसे कहते हैं फ्रेंड्स। घन कोण। तो फ्रेंड्स, सॉलिड एंगल क्या होता है, घन कोण किसे कहते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पे जो कोण अर्जित करता है उसे हम घन कोण कहते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पे जो कोण अर्जित करता है उसे हम घन कोण कहते हैं। इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। मान लो कोई गोलीय पृष्ठ है, ये फ्रेंड्स हमारे पास कोई गोलीय पृष्ठ है, तो इसका ये जो क्षेत्रफल हमने ये माना, क्षेत्रफल जो है यह है गोले का केंद्र O। तो इस गोले के केंद्र O पर ये जो क्षेत्रफल है, हमने ये क्षेत्रफल लिया है, जो गोले के केंद्र पे जो कोण अर्जित करेगा उसे हम क्या कहेंगे, घन कोण फ्रेंड्स। ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। मान लो ये जो हमारा क्षेत्रफल है, सूक्ष्म क्षेत्रफल है dA, और ये इसकी रेडियस है r। ये केंद्र से r दूरी पर है। ये कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है और ये r दूरी पर है। r दूरी पर केंद्र से इसकी दूरी r है, तो इस सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण इसके केंद्र पर बनने वाला घन कोण ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू DA अपान r स्क्वायर। DA क्षेत्रफल अपॉन r स्क्वायर, अर्थात घन कोण ओमेगा कितना होगा, ओमेगा इज इक्वल टू DA अपान r स्क्वायर। यदि फ्रेंड्स हम बात करें इसके संपूर्ण पृष्ठ की, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए फ्रेंड्स ये जो DA है ये A हो जाएगा। DA हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। यही तो फ्रेंड्स, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर। और ये मान यदि हम यहाँ पे रखें तो हमारा घन कोण ओमेगा DA की जगह पे लिखा हमने 4 पाई r स्क्वायर अपान r स्क्वायर। इस r स्क्वायर से r स्क्वायर कटा, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। तो हमारा ओमेगा फ्रेंड्स कितना आया, 4 पाई। और इस घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। ध्यान देंगे, इस घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है फ्रेंड्स, इस घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। अर्थात कोई बंद पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ अंदर से 4 पाई स्टेरेडियन, अंदर से 4 पाई स्टेरेडियन घन कोण, तब बाहर से 0 डिग्री स्टेरेडियन घन कोण बनाता है। घन कोण का मात्रक कितना होता है, स्टेरेडियन। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मात्रक होता है इसका स्टेरेडियन। और राशि एक ऐसी है, सदिश राशि है फ्रेंड्स सदिश, और इसका मात्रक कितना होता है, स्टेरेडियन। और फ्रेंड्स ये विमाहीन राशि है। कैसी राशि है, ये
विमाहीन राशि है। यह विमाहीन राशि है। मात्रक इसका हम याद रखेंगे स्टेरेडियन, और राशि सदिश कोई जो घनकोण है, कोई अगर जो बंद पृष्ठ है वो अंदर से 4 पाई स्टेरेडियन और बाहर से 0 डिग्री स्टेरेडियन घनकोण अर्जित करता है या बनाता है। घनकोण किसे कहते हैं? सॉलिड एंगल का कोई बंद पृष्ठ, किसी पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के केंद्र पे जो कोण अर्जित करता है, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो गोले के केंद्र पे जो कोण अर्जित करता है उसे हम घनकोण कहते हैं, उसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक सदिश राशि है। अब यदि फ्रेंड्स हमसे पूछा जाए, एग्जाम में पूछ लिया जाए, एक स्टेरेडियन किसे कहते हैं, डिफिनीशन दीजिए एक स्टेरेडियन की। तो यदि एक स्टेरेडियन की हम बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू, चूँकि एक स्टेरेडियन क्या होगा, एक स्टेरेडियन, तो चूँकि हमारा ये जो ओमेगा है घनकोण है DA/r², ओमेगा इज इक्वल टू DA/r² है। यदि ओमेगा हमारा घनकोण जो है एक स्टेरेडियन हो जाए, ओमेगा 1 हो जाए, तो 1 इज इक्वल टू DA/r², तो अर्थात DA इज इक्वल टू r², अर्थात DA हमारा कितना हो जाएगा, यदि ओमेगा एक स्टेरेडियन हो जाए तो DA इज इक्वल टू r², अर्थात एक स्टेरेडियन की परिभाषा क्या बनी, यदि किसी पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो उसका घनकोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। यदि किसी पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो उसका जो घनकोण है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसका जो घनकोण है एक स्टेरेडियन कहलाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स बात सॉलिड एंगल किसे कहते हैं। हमारा घनकोण क्या होता है, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पे जो कोण बनाएगा उसे हम सॉलिड एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? घनकोण कहेंगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले यदि हम फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, एक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल से समझें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्षैतिज तल में या क्षैतिज धरातल में जल के प्रवाह का हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्षैतिज तल में या क्षैतिज धरातल में जल के प्रवाह का हम एक एग्जाम्पल से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझेंगे। हमने माना कोई नदी के जल का शांति वेग v है, नदी के प्रवाह का जो शांत प्रवाह वेग है वो v है, और इसमें a, नदी के जल के शांत प्रवाह वेग v है, और इसमें एक फ्रेम, इसमें a क्षेत्रफल के किसी आयताकार फ्रेम को, यानी नदी के जल का प्रवाह वेग v है, इसमें a क्षेत्रफल के आयताकार फ्रेम को यदि हम लटका दें, इसमें a क्षेत्रफल के आयताकार फ्रेम को यदि लटका दें तो प्रति सेकंड उस फ्रेम से गुजरने वाले जल की मात्रा जल का फ्लक्स कहलाएगी। क्या कहा हमने फ्रेंड्स? यदि हमने एक एग्जाम्पल लिया जल में, क्षैतिज धरातल में जल के प्रवाह का। यदि नदी के जल का शांत प्रवाह वेग v है, इसमें a क्षेत्रफल की आयताकार एक फ्रेम को हम लटका दें, a क्षेत्रफल के आयताकार फ्रेम को लटका दें, तो प्रति सेकंड इस फ्रेम से गुजरने वाले जल की मात्रा जल का फ्लक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी फ्रेंड्स? जल का फ्लक्स कहलाएगी। तो ये जो जल का फ्लक्स है, जल का फ्लक्स 3 बातों पर निर्भर करेगा। कौन कौन सी बातों पर? नंबर 1, जल के प्रवाह वेग v पर। किस पर? जल के प्रवाह वेग v पर। और नंबर 2 किस पर?
फ्रेम के क्षेत्रफल पर, किस पर, प्रवाह वेग पर और फ्रेम के क्षेत्रफल पर, फ्रेम के क्षेत्रफल पर। ये जो जल का फ्लक्स बनेगा वो 3 बातों पर निर्भर करेगा, वेग के प्रवाह पर, ए फ्रेम के क्षेत्रफल पर, और नंबर 3 नदी के, नंबर 3 हमारा कौन सा होगा, यानी प्रवाह की दिशा के अनुदिश, प्रवाह की दिशा के सापेक्ष फ्रेम के ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास, या कहें इंक्लाइनेशन, झुकाव पर, किस पर, इंक्लाइनेशन, झुकाव यानी थीटा पर। इन 3 चीज़ों पर वो जल का जो फ्लक्स है वो निर्भर करेगा। ठीक फ्रेंड्स, प्रवाह वेग v पर, ए फ्रेम के क्षेत्रफल पर और झुकाव थीटा पर। हम जो कह रहे हैं वो समझ पा रहे हैं। हमने एक आयताकार फ्रेम को v प्रवाह के किसी जल में, v प्रवाह के किसी नदी के जल में हमने ए क्षेत्रफल की आयताकार किसी फ्रेम को डाल दिया, तो उस फ्रेम से प्रति सेकंड गुजरने वाले जल की मात्रा को हम जल का फ्लक्स कहेंगे। जल का फ्लक्स कहेंगे तो इस जल का फ्लक्स 3 बातों पर निर्भर करेगा, v प्रवाह के वेग पर और फ्रेम के क्षेत्रफल पर, और नंबर 3 उस इंक्लाइनेशन पर, नदी के प्रवाह के सापेक्ष फ्रेम के इंक्लाइनेशन पर यानी झुकाव कोण पर। इन 3 बातों पर जल का फ्लक्स निर्भर करेगा। तो हम यहाँ पर फ्रेम की 3 स्थितियों को प्रदर्शित कर रहे हैं, फ्रेम की 3 स्थितियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इन 3 बातों पर फ्लक्स निर्भर करेगा। फ्रेंड्स, इसमें यह है इसके वेग की डायरेक्शन, यह है वेग की डायरेक्शन, और यह है फ्रेंड्स इसके क्षेत्रफल ए की डायरेक्शन। इसमें यह है इसके क्षेत्रफल की डायरेक्शन और यह इसके प्रवाह वेग v की डायरेक्शन, इसके मध्य एंगल थीटा है। तो हमने फ्रेंड्स फ्रेम की 3 स्थितियों को प्रदर्शित किया है, फ्रेम की 3 स्थितियों को प्रदर्शित किया है, और ये है जल का प्रवाह। क्या है फ्रेंड्स, ये है जल का प्रवाह। यह फ्रेंड्स जल का प्रवाह, उसमें हमने फ्रेम की 3 स्थितियों को प्रदर्शित किया है, फ्रेम की 3 स्थितियों को प्रदर्शित किया है। यह है नंबर फर्स्ट, यह है फर्स्ट पोजीशन, यह है सेकंड पोजीशन और ये है हमारी थर्ड पोजीशन। हमने फ्रेम की 3 स्थितियों को फ्रेंड्स प्रदर्शित किया है, और ये एक समान नदी का वेग है, नदी के शांत जल की चाल है। तो फर्स्ट वाले में हम ध्यान दें, फर्स्ट वाले में फर्स्ट फ्रेम में फ्रेम का जो तल है वो प्रवाह वेग के अनुदिश है, प्रवाह वेग के क्या है फ्रेंड्स, अनुदिश है। जो ये जो फ्रेम का तल है, फ्रेम का तल है प्रवाह वेग वेक्टर प्रवाह वेग के अनुदिश है, जिस कारण इस फ्रेम से कोई भी जल प्रवाहित नहीं होगा। यानी ये है जल की डायरेक्शन, ये है जल की डायरेक्शन और इसी के ऊपर है फ्रेम की डायरेक्शन। तो इस कारण इस फ्रेम से कोई भी जल प्रवाहित नहीं होगा, अर्थात क्षेत्रफल वेक्टर ए और वेग वेक्टर v के बीच बनने वाला ये जो एंगल है, ये एंगल 90 होने के कारण फ्लक्स फाई
0 होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, फाई का मान जो है वो 0 होगा। इनके बीच एंगल 90 होने के कारण इनके बीच का जो फ्लक्स है वो 0 होगा। सेकंड कंडीशन में देखते हैं सेकंड फ्रेम की स्थिति क्या है। सेकंड वाले में हम देखते हैं कि ये जो फ्रेम है, ये जो फ्रेंड्स सेकंड वाला जो फ्रेम है वो प्रवाह की जो दिशा है, प्रवाह की दिशा के लंबवत है। जल की प्रवाह की दिशा के क्या है फ्रेंड्स, लंबवत है। यह प्रवाह की दिशा है। फ्रेम कुछ इस तरीके से है, यानी फ्रेम का जो तल है प्रवाह के लंबवत है, प्रवाह वेग के लंबवत है, जिस कारण क्षेत्रफल वेक्टर और वेग वेक्टर के बीच कोण का मान 0 हो जाता है। और इस स्थिति में अधिकतम जल फ्लक्स प्राप्त होता है। इस कंडीशन में कितना फ्लक्स प्राप्त होता है, थीटा का मान 0 हो जाने से फाई हमारा मिलता है v इंटू ए, और मैक्सिमम फ्लक्स का मान मिलता है। यानी ये जो फ्रेम है ये वेग की दिशा के लंबवत है। जल की वेग के लंबवत हो जाने से वेग वेक्टर और ये क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो जाने से हमें मैक्सिमम जल फ्लक्स प्राप्त होता है। कंडीशन ये तीसरी की बात करें, यदि फ्रेम किसी अन्य झुकाव में, यदि फ्रेम का झुकाव किसी अन्य कोण के सापेक्ष है, यानी किसी अन्य झुकाव पर फ्रेम का फ्लक्स जो है, किसी अन्य झुकाव पर जो फ्रेम का फ्लक्स है, फ्रेम के फ्लक्स से बद्ध जो फ्रेम का फ्लक्स है, जल का फ्लक्स है, वो किस पर निर्भर करता है, थीटा पर निर्भर करता है। कॉस थीटा पर निर्भर करेगा, जहाँ थीटा क्या है, थीटा है वेक्टर ए, क्षेत्रफल वेक्टर ए तथा वेग वेक्टर के बीच का एंगल, वेग वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। अर्थात ये जो फ्रेम है किसी अन्य एंगल पर झुका हो तो उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान cos थीटा पर निर्भर करेगा। अर्थात इस स्थिति में फाई इज इक्वल टू वी ए cos थीटा होता है। इस स्थिति में फाई इज इक्वल टू वी ए cos थीटा होता है। इस स्थिति में फ्रेंड्स फाई इज इक्वल टू वी ए cos थीटा होता है। अर्थात फाई इज इक्वल टू वी ए cos थीटा, यही तो होगा फ्रेंड्स, वी ए cos थीटा। फाई इज इक्वल टू वी ए cos थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू वी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो फ्लक्स की हमने अभिधारणा को देखा, ये फ्लक्स की अभिधारणा उन सभी क्षेत्रों के लिए ट्रू होगी, उन सारे क्षेत्रों के लिए ट्रू होगी जिनमें हमने विद्युत बल रेखाओं का अध्ययन किया है, विद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया है, जिसे हमने विद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया है। ये फ्लक्स की सारी घटना, ये फ्लक्स की सारी अभिधारणा उन सभी क्षेत्रों के लिए ट्रू होगी जिनमें हमने विद्युत बल रेखाओं को निरूपित किया है। तो यदि हम विद्युत बल रेखाओं के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये तो हमने जल फ्लक्स की बात करी। इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। यानी विद्युत क्षेत्र ई में स्थित किसी अल्पांश क्षेत्रफल dA वेक्टर से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। डॉट प्रोडक्ट के बराबर क्या होता है डॉट प्रोडक्ट के बराबर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, हमारा बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यदि सूक्ष्म क्षेत्रफल है तो यहाँ पे हम लगाएंगे डी फाई ई, ये हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, यानी किसी विद्युत क्षेत्र ई में अल्पांश क्षेत्रफल dA से बद्ध विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र
क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। इसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, या यूँ कहें विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। अर्थात हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कास थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। इधर से डी हटेगा, फाई इज इक्वल टू इधर लगेगा सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कास थीटा, ई डी ए कास थीटा। ये जो सरफेस इंटीग्रल है फाई एस हमें यह बताता है कि ये जो क्षेत्रफल ए है, ये क्षेत्रफल ए के पृष्ठ के डी ए यानी पृष्ठ क्षेत्रफल ए को हमने डीए क्षेत्रफल के पृष्ठ में अनेक डीए क्षेत्रफल के पृष्ठ में तोड़ा है। यानी ये जो क्षेत्रफल ए है इसको हमने डीए क्षेत्रफल में अनेक डीए क्षेत्रफल में तोड़ा है। ये रिप्रेजेंट करता है कौन, ये सरफेस इंटीग्रल। तो हमारा फाई ई कितना हो जाएगा, ई ए कास थीटा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई ए कास थीटा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कास थीटा। अभी देखें फ्रेंड्स, इसकी बात करें इसके मात्रक और विमा की, बात करते हैं इसके मात्रक और विमा की। इसके मात्रक और विमा की बात करते हैं तो फाई डी फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। यही तो फ्रेंड्स, यदि इसके हम बात करें मात्रक की तो इसका मात्रक क्या होगा, ई का मात्रक इंटू क्षेत्रफल का मात्रक। ई का मात्रक इंटू क्षेत्रफल डीए का मात्रक। तो ई का मात्रक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल हमारा ई होता है एफ अपान क्यू नॉट। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम, अर्थात न्यूटन प्रति, ऐसे हम लिख लें न्यूटन प्रति कूलाम। और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक क्या बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम यूनिट। ये बना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसका आया मात्रक। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक फ्रेंड्स एक और भी मात्रक होता है वोल्ट मीटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है। वो कैसे आता है, यदि ई हम जानते हैं V इज इक्वल टू ई इंटू डी या ई इंटू एक्स, हमने पढ़ा था विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध V इज इक्वल टू ई इंटू एक्स। यहाँ से E इज इक्वल टू वी अपान एक्स। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वोल्ट अपान में मीटर, और ये क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा तो ये मात्रक आएगा कितना फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक फ्रेंड्स वोल्ट मीटर भी होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर भी होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है। और ये राशि कैसी है फ्रेंड्स, ये अदिश राशि है। ये राशि है अदिश।
कैसी राशि है? अदिश। और इसकी यदि हम विमा की बात करें, विमा कितनी होगी? तो विमा के लिए यहाँ पे न्यूटन की विमा रखें, कूलाम की इंटू मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन की विमा होती है mL/T-2 अपान कूलाम आवेश की विमा 80 और इंटू मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर की विमा L2 कितनी फ्रेंड्स? L2। और इसको सही क्रम में लिखें m और L की पावर 2 ये, L एक ये, तो L3 A ऊपर जाएगा A की पावर -1 और T ऊपर जाएगा माइनस पावर 1 और 2 ये, तो T की पावर -3। ये इसकी है विमा। mL3A-1 mL3A-1 T-3 इसकी हुई विमा। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक अदिश राशि है और किसी पृष्ठ से बद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक अदिश राशि है और इससे बद्ध, किसी पृष्ठ से बद्ध जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान है वो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, यानी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है फ्रेंड? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यह निर्भर करेगा क्षेत्रफल वेक्टर और ई वेक्टर के मध्य के कोण पर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये जो ई है, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के एंगल पर निर्भर करेगा। उसके अकॉर्डिंग से वो माइनस, प्लस और शून्य भी होगा। अर्थात यदि हम बात करें, यदि थीटा का मान लेस देन 90 अर्थात न्यून कोण, थीटा का मान लेस देन 90 होगा, न्यून कोण होगा, तो हमारा जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कैसा होगा? धनात्मक। फ्लक्स कैसा होगा? 90 पर फ्लक्स का मान होगा धनात्मक। नंबर 2, यदि हमारा थीटा इज इक्वल टू 90 हो, यदि थीटा किसके किसके बीच, ई और डी ए के मध्य का एंगल 90 हो, तो फ्लक्स का मान कितना होगा? शून्य। फ्लक्स का मान होगा फ्रेंड्स शून्य। और यदि थीटा इज ग्रेटर देन 90 यानी अधिक कोण हो, क्या हो? थीटा का मान अधिक कोण हो यानी 90 से बड़ा हो, तो हमारा फ्लक्स कितना कहाँ होगा? ऋणात्मक। फ्लक्स कैसा होगा फ्रेंड्स? ऋणात्मक होगा, यानी थीटा न्यून कोण हो, लेस देन 90 हो तो धनात्मक, ग्रेटर देन 90 अधिक कोण पर ऋणात्मक, और थीटा का मान यदि 90 हो तो शून्य होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्रेंड्स हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जाना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? एक समान किसी विद्युत क्षेत्र ई में सूक्ष्म क्षेत्रफल, सूक्ष्म अवयव डी ए से बद्ध विद्युत फ्लक्स ई और डी ए के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, अर्थात डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसकी हमने यूनिट की बात की, यूनिट इंपॉर्टेंट है, वोल्ट मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। विमा की बात की और ये एक अदिश राशि है। तो हमने इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जाना। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, देखते रहिए ऑल सारे वीडियो। हमारे जो प्रीवियस टॉपिक के जो वीडियो हैं, प्रीवियस 2 चैप्टर्स के वीडियो, यदि उन्हें आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे टाइप करें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलाम्स लॉ, फिजिक्स विद पवन दीक्षित, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, फिजिक्स विद पवन दीक्षित, और वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।